अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है ईद तशक्कुर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने सोचा कि ईद के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए मुनक़िद की जाएँ ताकि आप अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से मिल सकें। आज हमारे मेहमान ख़ास हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आपको पता है कि ईद के दिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डिफरेंट स्टेटस के ऊपर बात करें। ईद तो कहते हैं ना कि नाम है मिल बैठने का, मज़ेदार किस्म के पकवान खाने का, एक दूसरे से मिलने का, अपने नाराज़ रिश्तेदारों को मनाने का, मगर उसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो अपनी अपनी स्टेटस में अपने स्टेटस में जो है नाम रखते हैं और काम भी उनका बहुत ज़बरदस्त है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ उनके साथ भी ईद को सेलिब्रेट करें। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगी। मेरी राइट साइड पे बैठे हुए मोहसिन भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फूड एक्सपर्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। कभी भी आपको खाने से रिलेटेड कोई भी राय चाहिए हो, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। चाहे वो कहते हैं ना कि गोश्त का पीस हो, चाहे वो मछली का पीस हो, चाहे वो फ्रूट का पीस हो। तो उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और हमारे देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। सर थैंक यू फॉर कमिंग। और उनके साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस पोजीशन पे वो काम कर रही हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ख़वातीन जो हैं, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में 52% एक परसेंटेज रखती हैं। उनकी हरासमेंट के ऊपर बात की जाए, वर्क हरासमेंट के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन हु कैन टॉक अबाउट इट, हु कैन रिलेट इट। और ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर भी उनसे बेहतर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता। तो मैं वेलकम करती हूँ फौजिया वकार साहिबा को, फेडरल ओम्बुड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ अ वुमेन। शी इज़ एन ओम्बुड्स पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सो वेलकम टू द शो मैम। प्लेजर। और मेरे जो लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, आपको पता है मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, चाहे वो अखबार का एडिशन छापना हो या कहते हैं ना कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में हो या टेलीविजन में हो। तो ही इज द पर्सन हु यूज्ड टू असिस्ट मी एंड आई यूज्ड टू असिस्ट हिम टू। तो आई वांट टू वेलकम ज़ुहैब भट्ट। बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी मैं छोटा था उस वक्त बहुत था, आपका बचपन था। जी 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 तो अब आपका बचपन और मेरा बचपन आ गया है। जूनियर था आपका। जी 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 नहीं, आप मेरे सीनियर थे। और उनके साथ बैठी हुई है फराह हाशमी साहिबा। शी इज अ मीडिया पर्सन एंड अ सीनियर एंकर एंड नाउ शी होस्ट शोज एंड शी इज एन इमेज कंसल्टेंट टू। वेलकम टू द शो फराह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखने वालों को, तमाम को, गेस्ट को ईद मुबारक और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैव अ ग्रेट टाइम विद यू गाइस। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ईद एक ऐसा मौका होता है जहाँ कहते हैं ना कि हमारा पूरा साल ऐसा गुजरता है कि हमें टाइम नहीं मिलता किसी के साथ बैठने का, उठने का, खाना खाने का। खासतौर पे ये ऐसे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, डिनर्स होते हैं, बारबेक्यूज होते हैं, जो कि हम ईद के ईद डिसाइड करते हैं। ईद के तीनों दिन जो होते हैं बुकड होते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। मगर एक छोटा सा मैसेज में दूंगी कि प्लीज अपने पेटों को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाएं। उतना खाएं जितना आप सोच समझ के खा सकते हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हमें गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं और उसके बाद हमें ओपिनियन लेना पड़ता है मोहसिन भट्टी साहब से, जो कि मैं अभी भी लूंगी ओपिनियन। तो ओवर टू यू मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन भट्टी साहब, ईद का दिन है, बहुत ज्यादा खाने होते हैं, बारबेक्यूज हो रहे हैं, कलेजियां खा रहे हैं, लोग अपना हाथ नहीं रोक पाते। ऐसे लगता है कि आज आखिरी दिन और हमने जो पूरा बकरा जो ज़िबा किया हमने अपने पेट में घुसा के दम लेना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल होता है और इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की शिकायत बहुत ज्यादा आती हैं। लेकिन उसकी बड़ी वजह वो एक तो ओवर ईटिंग है ही, लेकिन ये ओवर ईटिंग उन लोगों की ज्यादा होती है कि जो बाकी साल में मटन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके एंड पे जरा ज्यादा होती है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें सबसे बड़ा इशू स्लॉटरिंग का आता है। स्लॉटरिंग का इशू ये आता है कि जब बकरे को स्लॉटर किया जाता है तो असूलन इसकी शहरक जो है उसको आधा काटा जाना चाहिए और जो वेन्स हैं बाकी उसकी वो कुछ वेन्स छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि एक वेन होती है जो दिमाग से लेकर नर्वस सिस्टम को बाकी जिस्म को कनेक्ट करती है। वो पैगाम रसानी का काम करती है कि अब ये ज़बा हो गया है, बकरे ने फड़कना है और उसमें से खून ड्रेन आउट होना है। अगर ये जो हमारे मौसमी कसाब होते हैं जो उस दिन के लिए आ जाते हैं, जो कोई रंग साज हो सकता है, कोई प्लम्बर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, तो कोई चौकीदार हो सकता है, जो उस दिन कसाब का रूप धार लेते हैं, उनको चूंकि पता नहीं होता वो क्या करते हैं, और उन्हें जल्दी भी बहुत होती है, वो ऐसी स्लॉटरिंग करते हैं, उसमें वो जब वेन कट जाती है तो उस बकरे में से गोश्त प्रॉपर और खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि थाल में बोटियां भी पड़ी हुई हैं और वो फड़क रही हैं,
ठीक, कुर्बानी अभी जो लोग कर रहे हैं वो ये मुशाहिदा कर लेंगे, तो वो फड़क रही हैं। अब उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया, उसको खून को ड्रेन आउट नहीं होने दिया। अब खून जो है ये हमारे मजहब में भी आराम है, और इस वजह से है कि अगर कोई डिजीज है उसे, तो वो खून के रास्ते ही उसने ट्रेवल करना है। हम जब भी कोई टेस्ट करवाते हैं तो अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं ज्यादातर, जिससे हमारी बीमारियों की तशखीस होती है। तो खून जो है वो उस गोश्त के अंदर रह जाता है, और फिर उसके बाद ये मौसम, इतनी शदीद गर्मी, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, और चूंकि मुख्तलिफ घरों से भी गोश्त आया हुआ है, आपने भी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, टाइमली उसको आपने संभाला नहीं है, तो उसमें से अंदर जो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा वो उस हाई टेम्परेचर पे कुकिंग के बावजूद नहीं मरेगा। तो ये 3 बड़ी वजह हैं जो हमारे ये बदहजमी की आ जाती हैं, और उसके बाद फिर ओवर ईटिंग तो है ही। ओवर ईटिंग है, ये मेन वजह जो आपने बताई है, बहुत खूब आपने वजह बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपने दिया है। ज़ुहैब, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। घर में ईद का सबसे ज्यादा किस चीज का आपको इंतजार होता है? अच्छा, पहली बात वो वाली ले लेना, वो पेट। और शहर में कहते हैं कि साड़ियां ना ढिड भर जाते ने, नीता नहीं भरदी। और नीता जड़ियां ने नौ दी वजह तो फिर कहना सुटी जाओ ढिड भर जाता, पेट भर जाता है हमारा, नीयत नहीं भरती। ये नीयत भरने की बात है कि अगर नीयत भर जाए तो मेरे ख्याल से हम बड़ा सुकून में आ जाएं। दूसरी आप क्या पूछ रही हैं, घर में कैसे ईद? नहीं, मैं ये आपसे पूछने रही हूँ कि ईद में सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार होता है इस ईद पर? इस ईद पर दोस्तों के साथ मिल बैठने का इंतजार होता है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, हम लोग किसी के पास जा रहे हैं, कहीं गए नहीं है कितना अरसा किसी के पास, तो दावत होती है। फिर वो दावत में बाहर खुद पका रहे होते हैं। अब तो गर्मी बड़ी है, बाहर खड़ा नहीं हो जाता। जब छोटे थे तो खड़े हो जाते थे, अब तो बिल्कुल ही पिघल जाते हैं ना। तो कहते हैं नहीं बस कोई पका के ले आएगा तो बैठ के खा लेंगे। लेकिन मोस्टली गेट टुगेदर का बड़ा एक वो होता है कि आप गेट टुगेदर। आप तो कश्मीरी फैमिली से वाबस्ता हैं, आप ताल्लुक है आपका ताल्लुक है, तो आपके यहाँ तो बड़े खाने शाने बनते हैं क्या? खुद भी कश्मीरी। हाँ जी, स्पेशल डिश क्या बनती है? स्पेशल डिश मेरी अम्मी बनाती है, खड़े मसाले का गोश्त। वो स्पेशल, वो तो मेरे ख्याल से मेरी जब मुझे मेरा दिल करता है कुछ खाने को, तो अभी भी मैं अपनी माँ से ये कहता हूँ कि खड़े मसाले का गोश्त बना दे, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। ठीक है। तो वो उस वक्त फिर ये होता है कि उसमें 3-4 किस्म का बन जाता है, बीफ में भी बन जाता है, मटन में भी बन जाता है, और चिकन भी बनवा लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तीनों किस्म वैरायटी होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं ना कि नीयत नहीं भरी, आपका भी वही हाल है। तो मैं कहता हूँ क्या कि मेरी भर जाती है। अच्छा बट साहब ये बताएं कि बट्टों के बारे में ये जो कहा जाता है कि बट राज के नहीं उठता, थक के उठता है, ऐसे होता है। इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल में इसमें 1000% सदाकत है, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि मैं थक जाता हूँ कई दफा ना। हाँ, फिर एक और चीज भी होती है, वो आपने जो गोश्त की बात की ना, जो स्पेशली गोश्त मोटी ऐसी जाती है ना, वो चबाई जाओ जबड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं थक गया यार, मेरे को नहीं खाता जा रहा, चढ़ के जाई जाता है। तो कई दफा ऐसे थक के भी उठते हैं। लेकिन ईद का जो सबसे बेसिक चीज होती है वो गेट टुगेदर होती है, और फिर ये होता है कि आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके लोग आ रहे हैं, वो एक्टिविटी हो रही है, यानी कि सब खुश हैं, मिलजुल रहे हैं, बैठ के गपशप लगा रहे हैं। वैसे भी एंटरटेनमेंट आई थिंक हमारे यहाँ खत्म ही हो चुकी है। रोटी इज द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इन लाहौर, नहीं बाहर भी कहीं पर भी, जो थे असी मरी भी चले जाइए, चलो जाके सब्जी खा आइए, चलो जाके चने खा आइए। मतलब पहाड़ देखने आए हम या चने खाने आए। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारा कि हमारे लिए, इवन मैं लंदन में भी गया, दुनिया में कहीं भी मैं जाता हूँ, अमेरिका में, तो वहां पर भी होता है कि अच्छी खाने की अच्छी जगह कौन सी खाने? ओके भाई, जाके तू वो देख, टाइम स्क्वायर देख। मैं कह नहीं थे खान लंदन में लोग एजमेर स्ट्रीट उतर जाए, वहां सारे खाने हैं, खाने रोटी यानी कि असी तो रोटी दे टूरिज्म करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फराह, आप जाती हैं किचन में, कुछ बनाती हैं? अच्छा जी बिल्कुल, आई थिंक शौक होना चाहिए, तो जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं यही कहती हूँ। तो मेरे हिसाब से बकरा ईद की सबसे खास बात यह है कि आपको फ्रेश, अक्सर आप अग्री करेंगे कि हमें पता नहीं होता, हम ये सोच रहे कसाई अच्छा गोश्त देगा कि नहीं देगा, लेकिन इस टाइम पे तो यू कैन हैव दैट फ्रेश मीट, और जो ताजे गोश्त का मजा है ना, आप कुछ भी बगैर आपको खाना नहीं भी बनाना आता ना, तो आप बनाएंगे तो जायका आएगा। आप क्या बनाती हैं? सबसे पहले तो तवा कलेजी, तवा कलेजी, और वो सबसे आसान है सुनने में भी लगता है। तवा कलेजी आई थिंक इज द मोस्ट इजीएस्ट डिश जो आप इतनी गर्मी में और जल्दी काम के बीच में बना सकते हैं। अच्छा, क्या उसकी रेसिपी क्या है? आपने कलेजी को बताएं आपने ट्राई करना है। कलेजी के ऊपर ना एक झिल्ली सी होती है, मैंने सुना है वो उतार लेनी चाहिए, उससे कलेजी सख्त नहीं होती। अब देखे ना, ईद वाले दिन
हमें अब कम से कम चले वो असल में यहाँ पे तो यहाँ इन्होंने पे कुछ होना नहीं रखा चाहिए, खाने को, exactly. सुन के ही हमको देखो टेस्ट कश्मीरी ने खा के आई है, ये खा पी के पूरी तरह रज के हमारे पास आई है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, अगर आपने उसको सही टाइमिंग पे नहीं पकाया ना, तो चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लें वो सख्त होगी। कलेजी की सिर्फ टाइमिंग है उसको सॉफ्ट रखने के लिए। मैंने याद रखना उससे पहले मैरिनेट भी करते अब दही में आपने जो जो आपके पास पपीता मसाले पपीता लगाना? नहीं नहीं, कलेजी के लिए पपीता कौन लगाता है? पपीता नहीं लगाना। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही, वो बिल्कुल मीट टेंडराइजर वगैरह कुछ नहीं लगता। ठीक है, आप नींबू लगा ले नींबू। वो एंड पे छिड़कना अच्छा है। एंड पे ठीक। ये ना बट साहब है बोली जा रहे क्या क्या लगाती है, आपको चेक कर रहे हैं। तो मैं बस पास में हुई। जाके यही पास- करना है। ओके डन, इन्होंने पास कर दिया। अभी बट साहब तो कलेजी खाकर आए हैं, लेकिन हम उनको मजीद भी खिलाएंगे। हाँ, बट साहब जो है ना, लोग तो मोटिवेट करते हैं ना, बट साहब रोटी वेट करते हैं। रोटी वेट, रोटी मंगाए। मैम से पूछे, मैम आप कलेजी अच्छी बना लेती है? नहीं खाना नहीं पकाती आप? अब नहीं बनाती हूँ, बहुत खाना बनाती हूँ, मगर कलेजी सामान आपकी स्पेशल डिश क्या है? जैसे हर घर में एक स्पेशल डिश होती है जो वो पका सकता है, आप क्या अच्छा पकाती हैं? अब मेरे ख्याल से मैं चिकन कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ। कुछ बाहर जैसे बर्मा का एक खाना है वो मैं अच्छा खाउसुए वो क्या? इसको कहते हैं, खाउसुए, ओके। वो मैं बना से लेती हूँ अच्छा। अच्छा, ये Very बर्मा का difficult one, है? हाँ। मुझे लगा कराची का है। नहीं, खाउसुए is not खाउसे खाउसे कहते हैं खाउसुए, उसको। yeah. खाउसुए। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा वो कराची में एक्चुअली जब माइग्रेशन हुई थी ना, तो बर्मा से लोग आए थे, अब उसको म्यांमार कहते हैं, तो लोग आए थे बहुत सारे, तो फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा बनाना। व्यूअर्स, बातों का सिलसिला जारी है। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज। ईद का दिन है, गले सबको लगाया जाए, भूल कर सारे गिले शिकवे और मुस्कुराया जाए। सोचा कि ईद के ये जो ट्रांसमिशन इसका स्टार्ट ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मुझे अब ये शेर याद आएगा। मोहसिन भट्टी साहब की तरफ रुख करूंगी। मोहसिन भट्टी साहब, ये कहा जाता है, नॉर्मली आप फूड एक्सपर्ट हैं, कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए, वो फ्रीजर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गोश्त में जायका भी खत्म हो जाता है। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तीनों बातें आपने ठीक की हैं। देखें, नंबर एक बात तो ये है कि जो आपने मसाकीन का हिस्सा है वो जरूर देना है, सारा अपने लिए नहीं रखना जी। दूसरा ये है कि जो आपका रिश्तेदारों का है वो उनको दे दें, जो आपका अपने हिस्से का है ना, और जिनको देना है वो भी जल्द से जल्द दें, खास तौर पे इस मौसम में। और चूंकि स्लॉटरिंग ठीक नहीं होती है ज्यादातर की, तो इस वजह से उसके अंदर खून ज्यादा होता है दूसरे गोश्त की निस्बत, जो हम नॉर्मली के हिसाब से बाकी साल में लेते हैं। अब ये जो खून है ये उसकी खराबी की बड़ी वजह बनता है। तीसरी उसके बाद ये हो जाती है कि जब हम इस गोश्त को फ्रीज करेंगे, तो फ्रीज करने में हमें ये करना चाहिए कि हमेशा फ्रीजर के नीचे वाले खाने में करना चाहिए, कभी भी फ्रीजर के ऊपर वाले खाने में ना रखें, क्योंकि अगर ज्यादा देर दरवाजा खुला रह गया फ्रीजर का, लाइट लंबी चली गई, तो या आपने कोई गर्म चीज अगर रख दी है, उसके अंदर टेम्परेचर सारा उसकी ठंडक कंज्यूम कर लिया है, तो आपका गोश्त का पैकेट नरम हो जाएगा। जैसे ही नरम होएगा, इसमें से खून टपकेगा नीचे। आपने अगर कोई मीठी डिश रखी हुई है और शीर खोरमा विद ब्लड, कंटैमिनेशन शुरू हो जाती है। शीर खोरमा विद ब्लड, बल्कि खूनी शीर खूनी शीर खोरमा, लवली। तो वो जो है ना, ये हो जाता है। इसलिए, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो गोश्त फ्रीजर में रखा हुआ है, अगर तो वो पत्थर की तरह सख्त है उसका पैकेट, तो फिर आप उसको, भले आप उसको लंबे अरसे के लिए रख लें, लेकिन उसका जायका वैसा नहीं रहेगा। खाने के काबिल जरूर होगा लेकिन जायका वैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो आपको बीमार नहीं करेगा, और लेकिन अगर वो नरम हो चुका है तो उसे फौरन निकालें और कंज्यूम करें। और फिर आखिरी बात ये है कि इसमें हमेशा पोर्शन साइज के मुताबिक पैकेट बनाएं। अगर फर्ज किया आपकी छोटी फैमिली है और आपके घर में आधा किलो बनता है एक टाइम पे, तो फिर आधा किलो के पैकेट बनाएं। और हमेशा ये रखें कि असूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले रखी है वो पहले कंज्यूम करें, उसके ऊपर तारीख भी लिख रखें। ये ना हो कि वो पुरानी राना अंदर पैया रह जाए। साल लोग राने रख के बैठ जाते हैं और एंड में जो है वो एक्सपायर हो जाती है। अगली ईद आ गई, इसी के अगले बकरे को लानिया ने। हाँ, काट दो। और उसको वो रान गलती नहीं है, उसका टेस्ट ही नहीं होता। वो वाली बोटी है बट साहब, जो आपके जबड़े थका देती है जी, जॉ लाइन बन जाती है उसके बाद ना बंदे की बकरी। बिल्कुल आप ऐसी कह रहे हैं। बटी साहब ने बड़ा अच्छा
economic क्या state. रूटीन होती है? बिकॉज हम आज बात ही ईद के हवाले से कर रहे हैं. आई थॉट टू टॉक अबाउट ईद मोर. बिल्कुल जी, एक तो बड़ी अच्छी बात होती है ईद में छुट्टियां हैं, और इस ईद में तो बहुत छुट्टियां आई हैं इत्तेफाक से, जो कि पिछली छुट्टी में ईद में मारी गई थी, छोटी ईद में हमारी छुट्टियां मारी गई थी, तो वो बड़ी खुशी की बात है कि लंबी छुट्टियां आ गई हैं. सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, वो मेरी तो कुर्बानी, हमारा ये था कि वो एक ही बड़ा जानवर जो है वो कुछ लोगों ने मिल के तो उसको कुर्बान किया था, तो वो फिर वहीं से बट गया था सारे का सारा ना. और बाकी ये सही कह रहे हैं कि आना जाना लोगों की तरफ वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वैसे भी मतलब जब काम में बंदा मसरूफ होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है लोगों से. अच्छा, आपकी जो लाइफ है वो इतना सीरियस इश्यूज आप लोग एड्रेस कर रही होती हैं, और ईद के बाद जो ऑब्वियसली आप लोग ईद से मिल रहे होते हैं, बात कर रही होती हैं, हाउ डू यू रिलेट इट? एक्चुअली आई डोंट, लॉट ऑफ टाइम्स वो एक जिंदगी जो है वो दूसरी के अंदर भी आ जाती है, यू नो, इट सॉर्ट ऑफ फ्लोज इन. तो वो जरा लाइट होने में मुझे अक्सर माय हस्बैंड सेज कि तुम लाइट नहीं होती हो, तुम हर वक्त सीरियस रहती हो. तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी छुट्टियां आती हैं तो तब शायद लाइट होने का ज्यादा इम्कान होता है, मगर एक दो छुट्टियों में नहीं वो होता है. आई जस्ट वांट टू कम बैक टू ये जो भट्टी साहब ने एक और बात की, जो काटते हैं ना, शरग काटते हैं, ब्लड को ड्रेन करते हैं, हमारे लिए तो वो करना जरूरी भी होता है, क्योंकि वो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट यही है कि हराम करने के लिए आपको शरग काटनी पड़ती है. जबकि बाहर आपने देखा है कि वो ब्लजन करते हैं, यानी कि सर पे जोर से मारते हैं और वो जानवर गिर जाता है और फिर वो उसके बाद उसको काट देते हैं. मगर अब वहाँ पे भी बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ड्रेन करने का, क्योंकि ड्रेन करने से खून लजीज हो जाता है. और ये आपने सुना होगा ट्रिपल ए का जो फूड जो है ना, स्टेक का जो ट्रिपल ए मीट होता है, वो यही होता है कि जितनी देर लटकाया रखा है और उसमें से खून निकला है उतना ही लजीज हो जाएगा, और उसको ट्रिपल ए मीट कहते हैं उसको ना, वो जो कॉन्सेप्ट है. तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे तो मजहब की वजह से भी और हमारी रवायत की वजह से हम सारे खून को ड्रेन करते हैं, और उसमें से मतलब फिर वो हमारा जो है वो लजीज होगा. तो आई होप के इस दफा लोग ड्रेन करने वाली बात को पे गौर करेंगे, क्योंकि उसके साथ जर्म्स भी बड़े आते हैं. ही इज वेरी राइट अबाउट इट. बिल्कुल बात करते हैं, कंटामिनेशन की भी बात करते हैं. हाँ, ब्लड जो है वो गिरता है. तो मेरे ख्याल से प्लम्बर से गोश्त ना कटवाएं, कसाई से गोश्त आजकल तो इंजीनियर्स भी वो कसाई बन करके आ जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं. हाँ, वो बुचर्स जो है वो सीजनल बुचर्स होते हैं. बिल्कुल, ये तो बट साहब को पता होगा, बट साहब ने तो स्टोरीज भी बहुत कीनी है. मेरा शुक्र है नहीं कहने लगी, व्हाट्सएप भी चले जाते हैं, क्योंकि डरे उस वक्त से जब एंकर्स भी आ जाए, एंकर भी आ गए कसाई बन के, और वो बकरे काट रहे हो. And they're charging so much these days. मेरे ख्याल से कुछ 25,000 रुपए का बकरा और बोटियों के 50,000 स्टाइल की से गाय. पता चल जाता है कि एक्सपर्ट ने काटी है या सीजनल ने काटी है. अच्छा बट साहब, आप जब गोश्त कटवा रहे होते हैं तो किस चीज का ख्याल रखते हैं? क्योंकि आपको तो एक एक बोटी का पता होगा, ये चांप है, ये मिखे इसकी ऐसी हैं, चांपे इसकी ऐसे, पुट का गोश्त ऐसा है, सीने का ऐसा है, खड़ो के बनवाते होंगे. सुन रहे अजय, उन्हें सारा कुछ दस के मैनू किया कि किस तरह करते हैं, किस तरह उन्हें पुठ दा दसिया है, उन्हें हर चीज दस के फिर उन्हें किया कि किस तरह करते हैं. लेकिन सारा कुछ आपने बता दिया है, मैं कहूँ हाँ जी ऐसे ही करता हूँ. लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि आपको शेप और शक्ल देखिए वो जो मीख होता है ना, उसके पीछे टक लगाना जरूरी होता है, ताकि मीख के पीछे ना, ताकि वो आप वो टक लगा दो, आप आराम से खा सकें उसको. वो अच्छे कसाई की निशानी होती है. दूसरा, गोश्त कटा हुआ ऐसे होता है कि वो उसकी जो लाइनें होती है ना, उसके अगेंस्ट कटा हुआ होता है, ताकि आप उसको आसानी से कुक कर सकें और उसको बना लें. ये एक बड़े खास चीज है. उसके बाद मैं ज्यादा शौक से दस्ती का गोश्त खाता हूँ, मुझे पसंद बहुत ज्यादा है. हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे वो बड़ा पसंद है, मुझे बड़े शौक से खाता हूँ. बाकी गोश्त मैं हार्डली मतलब टेस्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ. मैं खुद भी खाना कभी हो तो मैं दस्ती का ही गोश्त बनवा के खाता हूँ. और बड़े जानवर में मैं उसके जो बोंग होती है वो बहुत शौक से खाता हूँ. बोंग सारा अच्छी चीज अपने घर रख लेते हो? नहीं, मैं बोंग भी, दस्ती भी खरीद के भी ले आता हूँ. अच्छा. बोंग की यखनी बनाते हैं ना, बोंग का वो बनाते हैं, दमपुख्त बनाते हैं, या पाई में डलते हैं. बोंग का रोश बनाते हैं. रोश बड़ा अच्छा होता है, उसमें कुछ नहीं, काली मिर्च, नमक, और वो आज हांडी के अंदर भी वो बोंग की हड्डी डलती है, उसमें ना सफेद बोटी होती है, उसे कहते हैं नसों की बोटी. ठीक है. वो बड़ी ताकतवर होती है, जिसमें सारा क्लोजन होता है. क्या कहते हो ये जो खाते हैं रंग साफ करने के लिए, वो सारा उसके अंदर होता है, एक पूरे जानवर का. तो वो तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं. वो अगर आप कभी रोश तो बड़े साइंटिफिक दौर पे देखते हैं कि इधर से मुझे कोलेजन मिलेगा, यहाँ से मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यहाँ से मुझे मिनरल्स मिलेंगे. आपने एक अच्छे पहलवान की यही निशानी होती है कि उसको पता होना चाहिए कहाँ क्या कुछ है.
تو اور یہ جو سی چیزیں نا, مطلب اگر آپ, میں بتاتا ہوں ایک ڈش کا نا, اگر روش بنا رہے ہیں نا آپ, وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بچوں کو اسپیشلی کھلانا چاہیے. جو بونگ کا کبھی آئے آپ کے پاس, اس کو پکنے دیں پانی کے اندر, اس میں آپ نے گھی نہیں ڈالنا, وہ اپنے گھی میں پکتی ہے, اس کا اپنا وہ ہوتا ہے, چکنائی ہوتی ہے. اور جب وہ پک جائے, پک کے یعنی پوری رات اگر پڑی رہے ہانڈی کے اندر, اور صبح آپ اس کو پیئیں, تو میرے خیال سے ساری گائے کا سارے نیوٹریشن اس کے ایک پیالے میں آ جائیں گے اور آپ پی جائیں. اچھا ہنا, اس میں نا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ دستی پسند ہے, اس کی ایک اور بڑی وجہ, عام طور پہ لوگ ران پسند کرتے ہیں, اگر لے کے بھی آئیں گے تو ران لے کے آئیں گے, لیکن ران کھانے والی نہیں ہوتی ہے. اچھا, ڈرائی ہوتی ہے. جو دستی ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ جو بکرا ہے نا, بکرے نے جب بھی بیٹھنا ہے تو اس کی رانیں نیچے زمین کے ساتھ لگتی ہیں, جب وہ اس کی وجہ سے وہ گوشت کا حصہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, اس کا ریشہ موٹا ہوتا ہے, اور وہ جب آپ چبائیں گے تو وہ آپ کے وہ چباتے ہوئے تھک جائیں گے, جا لائن بن جائے گی. وہ آپ نے تو ان کی بات پکڑ لی ہے, تو بار بار ہم اسی پہ آ رہے ہیں کہ اور وہ جو دستی ہے, دستی کا گوشت جو ہے اصل میں جو مچھلی کی بوٹی ہے وہ بھی دستی میں اصل نکلتی ہے. ٹھیک ہے, جو ران والی ہوتی ہے وہ جالی ہوتی ہے, گائے کی بونگ بھی اگلے ٹانگوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اگلے ٹانگوں کی ہوتی ہے. اور اس گوشت کو, جو دستی والا گوشت ہے, وہ ہمیشہ جوسی ملے گا اور وہ زیادہ آپ کو مزہ دے گا, کھانے میں بھی آسانی بھی ہوئے گی. ہم اتنی کہتے ہیں کہ ہم فوڈ ویلاگنگ کو ہم سے سیکھنا چاہیے. ہم آج پورا پروگرام ہی ہم فوڈ کی ٹائپس پہ, ان کے نیوٹریشن پہ, ان کے منرلز پہ کر رہے ہیں. ایک کھانے والا بٹھایا, ایک ٹیسٹ کرنے والا بٹھایا. یہ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویوز. عید کا سلسلہ تو جاری ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے کھانے پینے کے اوپر, ہم نے ایکسپرٹ اوپینینز بھی لیے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے. ایک میجر اسٹیٹا ہے پاکستان کا, اکارڈنگ ٹو سم فیکٹس وچ آئی ہیو اٹ, اراؤنڈ 28% آف وومین جن کی جو عمر ہے 15 سے 50 سال کے اندر ہے, ایکسپیرینس دا فزیکل وائلنس. اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہے, ورک پلیس وائلنس ہے, جس کے اسٹیٹس ہر سال بڑھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ روز کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے جس کے اوپر تمام نگاہیں ان پہ لگ جاتی ہیں. مس فوزیہ از ود آس, اینڈ مس فوزیہ آپ فیڈرل کو ڈیل کرتی ہیں, فیڈرل اومبڈس پرسن ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے جو کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ نا میں نے میرے خیال سے 25 سال ہو گئے مجھے خواتین کے مسائل پہ کام کرتے ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن چیزوں کو پہلے ہم کہتے تھے یہ تو ہوتا ہی ہے, سہ لو اس کو, یا کہ مرد تو مرد ہے آخر, وہ آواز بھی لگائے گا تمہارے پیچھے, یا وہ تمہیں ہراس بھی کرے گا, اس چیز کو اب ویسا نہیں سمجھا جاتا. اب مرد عورتیں سب سمجھتے ہیں کہ کسی کو ناجائز تنگ کرنا جب ان کا آپ میں انٹرسٹ نہ ہو تو وہ ہراسمنٹ ہے, اور اس کے لیے قانون بھی ہے. بہت یہ بات بڑھ رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. سملرلی پہلے ہوتا تھا کہ مار کھانا عورت کا گھر میں یا مارنا عورت کو وہ ایک نارملائز کیا جاتا تھا. آپ کے محاورے بنے ہوئے ہیں کہ مارے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا یہ تو تجھے محبت کرتا ہے, یہ سندھی میں محاورہ ہے, وہ میں نے سنا ہوا ہے. وہ بھی چیز نارملائز ہوئی بھی تھی, مگر اب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے مرد بھی اس بات کو بہت معیوب سمجھتے ہیں, اور ریلیشن شپ جو ہے وہ روب دبدبے کے اوپر یا ڈرا کے نہیں چلتی ہے یا مار کے نہیں چلتی ہے. ریلیشن شپ جو ہوتی ہے میوچل رسپیکٹ سے, ایک دوسرے کی عزت سے اور ایک دوسرے کے پیار سے چلتی ہے. تو گورنمنٹس نے, سب گورنمنٹس نے اب گھریلو تشدد کے خلاف قوانین بنا لیے ہوئے ہیں. فیڈرل لیول پہ بھی بڑی دیر سے رکا ہوا تھا, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری نے بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر قانون بنا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بائی دا وے ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے ایک تحقیق کی تھی, اس میں جو پہلے 3 مسائل تھے خواتین کی ملازمت پہ جو امپیکٹ کرتے تھے, ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہراسمنٹ تھا. کیونکہ جب ایک لڑکی باہر جاتی ہے, پہلے تو وہ سڑک پہ اگر جا رہی ہے اور اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کامن پراپرٹی ہے, اور اس کے پیچھے چلنا, اور اب یہاں تک بات بڑھ چکی ہے کہ لڑکیوں کو کھینچتے بھی ہیں, فزیکلی بھی ہراس کرتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. وہ کیمروں نے اب سیف سٹیز کا, آئی ایم گریٹفل کہ سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمرے بھی ہمیں دکھا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہو چکی تھی, مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. قانون تمام صوبوں میں بن چکے ہیں, اور فیڈرل میں تو آف کورس ہے ہی. فیڈرل میں تو 2010 میں قانون آیا تھا, اور 2011 کے بعد تمام صوبوں میں پھر یہ قانون. زہیب, آپ اتنے زیادہ کوریجز کرتے ہیں, آپ اسٹریٹ
you walk on the streets. کبھی دیکھا ہے کس طرح وومن ہراس ہوئی ہو, کوئی کوریج کی ہو آپ نے اور ہراسمنٹ کے حوالے سے؟ بیکاز یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. آج ہم آواز اٹھائیں گے تو کل ہم لوگوں کی آواز بن سکیں گے. دیکھیں وہ جیسے میم کہہ رہی تھی کہ چینج آ رہا ہے, وہ چینج اب اس طرح بھی آنا شروع ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو فیل ہونا شروع ہوا. دیکھیں میری بیٹی ہے, میری بہن ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر میں کسی دوسرے کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسے کیوں کروں. تو یہ اب ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے, آپ عورتوں کی طرف آپ کا رویہ چینج ہوتا جا رہا ہے. پھر دوسری بات آپ نے کہا 52% ہے, آپ اب ہر جگہ نظر آ رہی ہیں نا عورتیں, تو تھوڑا سا فرسٹریشن بھی کم ہے. پھر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں عورت کو چھپا دیا جاتا ہے, اندر بند کر دیا, اور اچانک کوئی عورت باہر سامان لینے آ جائے تو سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی کنجسٹڈ سوسائٹی ہو جاتی ہے. تو ابھی یہ بھی اچھی بات ہے. پھر میں اس بات پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لڑکیاں اسکوٹی لے کے جا رہی ہیں. اب کی بیٹی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میری بیٹی ہے, وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی, رکشے والا آئے گا وہ لے کے جائے گا, اس کو اسکوٹی لے کے دیں گے وہ چلی جائے گی, وہ اپنی سواری خود چلا کے جائے گی. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور اس کا اس سے چینج, اور اس چینج کی ایک اور دیکھیں نا چینج, اس سے بڑا چینج کیا ہوگا کہ تاریخ میں, پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک عورت کو وزیر اعلیٰ ہم نے منتخب کیا ہے, اور وہ عورت ہمارے ہم پہ اس کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے. یہ پنجاب نے سوچا ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ پنجاب میل شوونسٹ ہیں یا میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ہمارے گھر کی ایک بہن بیٹی ہم پہ رول کر رہی ہے, اور وہ پنجاب بڑا اچھا چلا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے عورتوں کو بڑا کانفیڈنس ملا. یہ ایک بات نہیں ہے کہ فیمنسٹ ہیں یا ہم میل شوونسٹ ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اگر باپ بیٹیوں والے, بہنوں والے ہیں, تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری بیٹیاں, فکر ہوتی تھی نا کہ اللہ دے نصیب اچھے کرے, اللہ خیال رکھے, پتہ نہیں کی ہوئے گا کہ جائے گا. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ نہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں بھی محفوظ ہے, اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, یہ اپنا حق لے بھی سکتی ہے, اور ہماری جو سرکار ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کا حق لینے کے لیے. یہ اس چیز سے قطع نظر کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو. دیکھیں میں بات کر رہا تھا میڈم فوزیہ سے کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو سلمان صوفی صاحب نے بھی ایک وہ ایکٹ شروع کیا تھا. اس میں ایک جو بڑی اسٹرینج چیز تھی, اسٹرینج نہیں بلکہ اچھی چیز تھی, کہ جو وائلنس کرے گا ہسبینڈ, اس کو اس عورت سے ایک سرٹن اسپیس کے اندر ایک سرٹن فاصلے تک رکھا جائے گا, اس کے پاؤں میں کڑا باندھ دیا جائے گا. ایسا تھا نا میڈم؟ بالکل. تو وہ جب وہ چیز میں نے سنی, وہ ہم باہر سنتے تھے نا کہ باہر ایسے ہوتا ہے کہ کڑا بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے ریڈیس میں نہیں آنا تم نے, یہاں تک اس کو, اور یہ بہت اچھی چیز تھی, مجھے وہ بہت پسند آئی. حالانکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بندیاں کے خلاف ایسا, مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت پہ اپنا, اس کو اپنی پراپرٹی سمجھنا, اور عورت کا بھی پھر بندے کے اوپر اس طرح شک کرنا, یہ دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی چلنا چاہیے. بٹ سب آپ بھی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں, آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت طریقے سے آپ خواتین کے بھی انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں, اور جگہ جگہ آپ بینگ ایکسپرٹ بھی آپ ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آج کل خواتین کے حوالے سے جو ہے, کیا خواتین آگے بڑھ رہی ہیں, یا خواتین کا جو اسٹریٹا ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ آگے آ رہا ہے, کہ آج بھی ہم لوگ ویسے جب ہم کیسز دیکھتے ہیں, کاروکاری کے بھی کیسز ہیں, آنر کلنگ کے بھی کیسز ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں, ہر دوسرے دن جو ہے گولی مار دی جاتی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیے جہاں تک تو یہ گولی مارنے وغیرہ والا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے توازن کی بھی کمی آ جاتی ہے, کہ اگر کوئی ایسے انفلوئنسرز ہیں, اگر وہ ایسے کسی کو اگر اکسا رہے ہیں یا یہ وہ, تو وہ ایک علیحدہ والا معاملہ چل جاتا ہے. اوورآل ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جیسی ہماری ٹک ٹاک پہ یا دیگر سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, ہماری خواتین ویسی نہیں ہیں. مس فوزیہ, اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں, خواتین آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہوں, تو کہاں آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, چاہے میرے سے رابطہ کرنا چاہیں یا صوبائی محتسب کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں, بہت آسان ہے. ایک تو ہماری ویب سائٹس پہ جا کے بس 2 لائنوں میں کمپلینٹ لکھ دیں, تو فوسپا, جس طرح ہمارا جو ادارہ ہے اس کا چھوٹا نام جو ہے وہ fospah.gov.pk, ویب سائٹ پہ جائیں یا فوسپا ہی لکھ دیں, اردو میں بھی لکھ دیں تو آپ کو مل جائے گا, وہ آرام سے مل جائے گا. تو وہاں پہ آپ چاہے اردو میں, رومن, انگلش میں, وہ آپ شکایت لکھ دیں یا کال کر لیں 0344467367. یہ نمبر ہے, اس پہ کال کر لیں, خود آ جائیں. بہت ہی آسان طریقے سے کار ہے, کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. عام طور پہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں
वो इस वजह से भी शिकायत नहीं करती हैं कि अगर हमने शिकायत की तो जो मेरा कुलीग या मेरा बॉस मुझे हरेस कर रहा है निकाल वो देगा। उसके बाद मुझे निकाल देगा। तो आपके पास कंप्लेंट करते हुए क्या उनकी जॉब सिक्योर रहेगी? ये तो नहीं होगा कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाए। इवन एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि वेजेस नहीं दिए गए, अगर डिमांड होती है तो ये होगा कि नौकरी चली जाएगी। प्लीज। ठीक, अब बड़े अच्छे सवाल हैं दोनों ही। देखिए, जिस दिन हमें आ गई शिकायत आ गई ना, और हमने वापस मैसेज भेज दिया, क्योंकि एसएमएस मैसेज चला जाता है कि या ईमेल मैसेज चला जाता है कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई है और आपको हम इस दिन को बुला रहे हैं, 3 दिन में या 4 दिन में बुला रहे हैं ताकि हम आपकी बात सुने। उस दिन से वो प्रोटेक्ट हो गई है, क्योंकि उसके बाद अगर वो टर्मिनेट होगी तो वो हम उसको बहाल करेंगे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि इंतकामी कार्रवाई जब तक शिकायत चल रही है उस दौरान बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि बाद में भी होती है और लिंक हो जाता है तो वापस आके हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फौजिया वकार साहिबा, आपने जाना है, आई नो कि आपकी ये थी कमिटमेंट्स हैं, और हमारे साथ मौजूद ही फेडरल ओम्बड्समैन पर्सन जिनको अभी जाना है, लेकिन इनके बाद में हमारे खास जो है हमें ज्वाइन करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।